हाँ, तो आज अपन बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कवि परिचय या लेखक परिचय, कुछ भी कह सकते हो, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। 2 कवि परिचय आएंगे, ठीक है। अब मैं ये टॉपिक क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में और क्या चीज़ लिखनी है, क्योंकि मात्र 2 ही नंबर का आएगा एक कवि परिचय। एक तो आएगा काव्य खंड से और एक आएगा गद्य खंड से, ठीक है। लेकिन अगर मेरी अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया तो 2 नहीं, 2 में से 3 भी मिल सकते हैं। अब आप सोचोगे 3 कैसे, तो मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज का कोई इफेक्ट बाकी क्वेश्चंस पे भी जाएगा। बहुत इजी, और मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए भाई। जितनी मेन चीज़ क्या है, इनकी रचनाएं, इनके काव्य, इनके उपन्यास, इनकी कविताएं, इनकी कहानियाँ, वहाँ जो लिखते हैं ना, मार्क्स वहीं मिलेंगे। अब आप ये तो लिख दो कि इनका जन्म यूपी में हुआ, इनका जन्म बिहार में हुआ, इनका जन्म बंगाल में हुआ, ये वो तो ठीक है, लेकिन इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी भाई, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कौन कौन सी कविताएं लिखी, कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे, वो मेन है। और वो याद करने की मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक, बस थोड़ी कहते हैं ना भावनाओं को समझना, ठीक है, बस भावनाओं को समझते हुए चलना। उस अकॉर्डिंग ये 4 नंबर तो पक्के हैं, ये खरे हैं, बस ये मान लो आप, ठीक है। आज अपन जितने भी काव्य खंड के 6 चैप्टर हैं आपके, 6 के 6 चैप्टर के बहुत ही शानदार ऐसा का ऐसा लिख किया ना, जैसे मैंने पॉइंट जहाँ बनाई तो वहाँ पॉइंट ही बनाना है, जहाँ मैंने जो टॉपिक हेडिंग ली है वही लिखनी। बहुत मेहनत की है, उतनी ही मेहनत आपको करनी है। 2 नंबर में सफिशिएंट मैटर, हालांकि ज़्यादा ये कम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन नागार्जुन से। मैंने जानबूझ के पीछे से लास्ट से शुरू किया, ठीक है, क्योंकि नागार्जुन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले नाम है नागार्जुन, है ही रहने वाले बिहार के, ठीक है। नागार्जुन अपने कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के। और फिर एक बात बता दूं, जितने भी ये काव्यखंड में जितने भी अपन लेखक पढ़ेंगे, मोस्टली बिहार, यूपी, और ज़्यादातर यूपी और बिहार के होंगे, और या फिर 1-2 बंगाल का, बस ये ज़रूर ध्यान रखना। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जगह का याद करने का तो कोई इशू है ही नहीं ज़्यादा। तो इनमें क्या है कि सबसे पहले देखो इनका क्या मतलब, अपन कुछ बातें लिखें कि हिंदी और मैथिली, आपको पता है मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है, तो वैसे ही याद रह जाएगी। हिंदी और मैथिली के साहित्यकार नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये तो मामला ठीक है। इनकी बात, ये बातें तो मैं भी समझा दूंगा आपको, बहुत ईजी है। लेकिन मेन चीज़ आपको जो मैं याद कराने की ट्रिक बताने वाला हूँ वो है यहाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इसको थोड़ा फीलिंग समझना, भावनाओं को समझते हुए चलना। मैंने थोड़ा ऐसे ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि देखो इन्होंने कौन कौन सी लिखी। सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ, ओ मंत्र, तुमने कहा था, आदि। अब देखो इसको थोड़ा फीलिंग के साथ लो कि सतरंग के पंखों वाली है ना, जैसे कोई एक लड़का किसी लड़की के बारे में कह रहा हो। हजार हजार बाहों वाली, समझ रहे हो, एक बाहों में मतलब नहीं, 1000 बाहों वाली बेवफा लाइट टाइप। तालाब की मछलियाँ, ठीक है। और अब इन सब के लिए देखो ध्यान से, इंटरेस्टिंग समझना कि सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ, और इन सब का एक ही मतलब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि इनका एक ओम मंत्र, मान लो तरीके से अपन कहते हैं ना कि इनके लिए एक मंत्र है। वो मंत्र ये, तुमने कहा था, मतलब ये काम आप करोगे, तुमने कहा था। न सेंस इन सब का एक ही ओम मंत्र है, और वो क्या है, तुमने कहा था। बस अपना काम हो गया क्या कि 1, 2, 3, 4 और 5 अपन ने कम से कम 5 रचनाएं लिख दी। मैं तो कहता 2-3 भी याद हो गई तो ही बहुत, लेकिन 5 याद हो गई। क्या कि सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ठीक है, तालाब की मछलियाँ, ये सब बातें। फिर इन सब का एक ओम मंत्र है क्या कि तुमने कहा था। समझ में आ गई, बस इजी है। और फिर इनके चर्चित कुछ उपन्यास है। अपने नागार्जुन बाबा थोड़े मतलब फनी टाइप है, तो इन्होंने इनके उपन्यास बड़े शानदार है। उपन्यास क्या लिखे इन्होंने, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, जमनिया का बाबा, ठीक है, बड़े शानदार है। तो ये भी इजीली याद हो जाएंगे आपके, जैसा नाम है वैसा ही इनका शानदार तरीके से हैं इनके उपन्यास है। कौन कौन से, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, जमनिया का बाबा, ये सब बाबा चाचियाँ ये सब इसी में आ जाएंगे। और इनका एक बहुत ही फेमस मैथिली में काव्य संग्रह प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ये, जो इनके नाम का नाम क्या है इनका, नागा। तो न सेंस ये भी है पत्रहीन नग्न गाछ, ये छाछ नहीं है भाई ना, गाछ है, पत्रहीन नग्न छाछ, मतलब पत्रहीन है, नग्न भी और गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, ये इनका फेमस काव्य संग्रह है। तो इस तरीके से अगर 2-3 में लिख दिया तो ये इफेक्ट जाएगा,
ये जो बातें हैं ना, और जो तो ट्रिक से सोचना सीखोगे ना थोड़ा सा फीलिंग्स लेके, तो ये चीज़ें वहाँ याद आ जाएगी। अच्छा हाँ वो वाली बात, ऐसे याद नहीं आता। ठीक है। और दूसरा एक दो बातें ये तो अपन लिख दी, जन्म कहाँ हुआ, एक ही लिख देना नागार्जुन आधुनिक युग के, मतलब अभी मॉडर्न जमाने के, वो तो आपको इनकी कहानियों से इनकी से पता चल रहा होगा, मॉडर्न तो है ही है। तो ये मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आधुनिक युग के जनवादी चेतना प्रमुख कवि थे। ठीक है, जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। और इन्होंने क्या, किन पर व्यंग्य किया, कटाक्ष किन पर किया, राजनीति पर। सीधी सी बात, अभी प्रेजेंट में राजनीति है ऐसी, भ्रष्टाचारी के ऊपर ऐसा चलता है, तो इन्होंने भी इसी पर व्यंग्य किया। किस पर किया, शासन तंत्र की विसंगतियाँ, मतलब शासन तो करते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, राजनीति की स्वार्थ भावना, इन सब पर इन्होंने व्यंग्य किया। ठीक है। दूसरी बात, अभी प्रेजेंट में और क्या चल रही है, प्रेजेंट में आपको पता है किसानों की बात चल रही है, किसान आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, किसानों की बात चल रही है, कोरोना की वजह से रोजगार नहीं मिला, मजदूरों की बात चल रही है, इन्होंने भी वही बात कही। तो याद हो जाएगा नागार्जुन अभी प्रेजेंट की स्थिति में, मतलब अभी वाले कौन है, नागार्जुन। इन द सेंस कवि इनके क्या कि कृषकों मतलब किसानों, मजदूरों, दलितों, इनकी वेदना व्यथा मतलब इनके दुख, इन अभावों, इन्होंने संवेदना, सबके साथ में इन्होंने संवेदना के साथ चित्रण किया है। इजी है ना, तो ये ध्यान रखना, इन्होंने संवेदनाओं के साथ चित्रण किया। बताओ नागार्जुन याद हो गया। जन्म कहाँ हुआ, दरभंगा जिले में, बिहार में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, दरभंगा जिले के बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ। ईयर याद रह जाए तो बढ़िया, 1911। ठीक है। और दूसरी बात, ये आधुनिक युग के कवि हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कविताएं तो मैंने कही दी, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बना लेना। ठीक है। फिर वैसे तो ये है, इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान तो वैसे ही याद रह जाएंगे, कैसे कि ये सिर्फ एकमात्र महिला कवि है, महिला कवियत्री है, सॉरी, ये एकमात्र ऐसे हैं जो महिला कवियत्री है अपने पूरे 6 के 6 काव्य खंडों में। ठीक है, पूरे 6 चैप्टर, तो ये वैसे याद रह जाएंगे। दूसरे, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, अब इसमें चौहान वर्ड से आपको याद करवाना सिखाऊंगा कि जैसे अपन ने अपना राजस्थान इतिहास पढ़ा, तो राजस्थान इतिहास एक राजपूतों का इतिहास रहा, चाहे वो राठौड़ हो, चौहान हो, ज़्यादातर, हालांकि जाट राज्य भी रहा और भी मेणा राज्य भी रहा, लेकिन बेसिकली राजपूत राजाओं का रहा। तो नाम में चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो ये किसके कवि होंगे, ये स्वतंत्रता की, मतलब ऐसी कवित्री होंगी। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका, और वीर रस, वीर रस तो होगा क्योंकि वीर रस आपको पता है ना, एक श्रृंगार रस होता है, एक वीर रस होता है, एक रुद्र यानी कि रोने वाला जो वो रस होता है। आपके रस टॉपिक नहीं है, वरना तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन ये है कि वीर रस, जो सैनिकों की बात करें, वीर योद्धाओं की बात करें, वो वीर रस होता है। तो सीधी सी बात है, वीर रस की एकमात्र ध्यान रखना, एकमात्र हिंदी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में 1904 में हुआ। ये एक संपन्न परिवार में, अब इलाहाबाद भी यूपी में पड़ता है, तो मतलब सारे यूपी बिहार के होंगे बेसिकली, यूपी के, बिहार या 1-2 बंगाल के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर इनका जन्म हो गया, इनकी कुछ स्टोरियां मैं बता दूं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो ज़्यादा लोड नहीं लेते, इनको सीधे साधे मतलब चित्र पसंद थे, तो इनकी प्रमुख रचनाएं सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, ठीक है, त्रिधारा, मुकुल, ये फेमस थे, लेकिन मुकुल बहुत ज़्यादा फेमस है। मुकुल में इनको एक पुरस्कार मिला हुआ है, सेकसरिया पुरस्कार। तो ध्यान रखना, मुकुल काव्य संग्रह पर इनको सेकसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, और अब सीधी सी बात है, चौहान है, तो इनका जो शादी हुई 1904 में, वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका विवाह हुआ। और लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ जैसे इनका ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ विवाह हुआ, उनके बाद इनकी लाइफ में एक नया मोड़ आ गया। क्या कि उस टाइम पर हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि जन्म 1904 में हुआ। ठीक है, 1947 में आज़ादी, उससे पहले आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। तो फिर उस टाइम पर इनके माइंड में इनके भी मतलब एक देश के प्रति एक आया, मतलब कि ठीक है, इनके लाइफ में मोड़ आया। तो इन्होंने फिर क्या करा, महात्मा गांधी से इंप्रेस हुई, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या करा कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये देश सेवा के लिए तत्पर हो गई। ठीक है, मतलब देश सेवा के अंदर जुट गई, और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। ठीक है, और वे देश प्रेम की भावना को काव्यात्मक स्तर पर स्वर प्रदान करने की कवयित्री के रूप में फेमस है, विख्यात है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के अंदर हुआ, एक संपन्न परिवार के अंदर हुआ। इनकी शादी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ में हुई। शादी होने के बाद में ये गांधी जी प्रभावित हो गए और देश सेवा के अंदर आ गए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, देश सेवा के अंदर आ गए। फिर उन्होंने, दूसरी बात ये भी शुरुआत में लिख सकते ना कि एकमात्र महिला कवयित्री हैं।
ठीक है, और स्वतंत्र संग्राम के अंदर स्वतंत्र संग्राम की सक्रिय सेनानी है और राष्ट्रीय चेतना की अमर कहानियाँ कहने वाली अमर गायिका है, ये वीर रस की है। ये सब बातें इजी हो जाएगी। फिर इनके 2-4 रचना याद कर लेना, बड़ी सिंपल है। कौन कौन सी? बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, ठीक है, सिंपल ये ना, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा और मुकुल। मुकुल याद रखना, ठीक है। इनका मुकुल फेमस था क्योंकि उन्होंने मुकुल के अंदर इनको सेकसरिया वो पुरस्कार मिला था, ठीक है। और सबसे फिर इंटरेस्टिंग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नाम में ही निराला, तो जो निराला होंगे बिंदास होंगे, ठीक है। इन्होंने रचनाएं में लड़कियों के नाम इनको ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत महान कवि है, इनके बारे में अच्छी बातें होगी, लेकिन मैं अपन को लर्न करना है, ठीक है। तो इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी, बहुत ज़्यादा फेमस कृतियाँ थी, जितने भी लड़कियों के नाम है। और उस पर मैंने कहानी से थोड़ी स्टोरी टाइप फीलिंग लेना है ना, भावनाओं को समझना। वो क्या है, जैसे नए नाम है सारे, तो अनामिका, गीतिका, अर्चना, सरोज, स्मृति मतलब सरोज, आराधना, अणिमा, नए पत्ते, मतलब ये सब नए नाम है। तो नए नाम की जगह नए पत्ते आदि। बात समझ में आ गई? मतलब उनको ऐसा मानना है कि जितनी भी महिलाओं के, गर्ल्स के नाम थे वो निराला जी के कृतियाँ। हो गई याद? कौन कौन सी? पहले ऐसे याद कर लो, चाहे वैसे भी याद कर लो। अनामिका है, गीतिका है, अर्चना है, सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति ले लो ना, जैसे स्मृति रानी है वैसे सरोज स्मृति है। और फिर आपके आराधना है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगी। ये सब नए पत्ते हैं, ये सब मतलब अणिमा है, ये सब इजी पड़ेगा आपके लिए। 2-4 भी नाम रहेगी तो बहुत अच्छा है। फिर कुछ बात करते हैं, इनका जन्म बंगाल में हुआ। हाँ, निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। परिवार में आत्मीय, अब इनके लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत दुख मिला, इनको बहुत ज़्यादा दुख मिला, असामयिक मृत्यु हुई इनके फैमिली की मेंबर की, तो इससे झकझोर हो गए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपने जीवन पथ पर बढ़ते रहे और काव्य रचना करते रहे। शुरुआत में इनकी काव्य रचना ही जो कविता है ना, वो मतवाला, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर से अपने पत्रिका चलते हैं, वैसे इनका मतवाला पत्रिका चलता था, मतवाला, है ना। उसके अंदर इनकी कविताएं वहाँ पर रिलीज होती थी या एक तरीके से प्रकाशित होती थी। बाद में तो बड़े कवि बन गए। फिर अब बेसिकली और इनकी क्या खास बात है कि ये मानवतावाद, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना। अब देखो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक चेतना, ये सब 1900 के बाद वाले, 47 से पहले वाले सारे कवि है। तो सीधी सी बात है, ये भावनाएं, देशभक्ति वाली भावना सब में होगी ऑलमोस्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय भावना, नारी भावना, नारी भावना तो आपको नजर आ भी रही होगी, तभी तो नाम गर्ल्स के सिलेक्ट किए हैं। तो नारी भावना, लोकहित आदि विशेषताओं से मंडित रहे। इन्होंने सामाजिक विसंगतियों और विद्रपाओं के प्रति आक्रोश व्यक्त किया कि समाज के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं महिलाओं के प्रति, नारीवाद, पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से। इन सब पे इन्होंने बहुत आक्रोश, व्यंग्य किया है, बहुत आक्रोश मतलब एक गुस्सा जाहिर किया है। बहुत ईजी है। मेन चीज़ कि ये है वो छायावादी माना जाता है इनको। अब मैं आपको बताऊं, किन्हीं जो कवि होंगे उनको किसी को राष्ट्रवादी माना जाएगा, किसी को छायावादी माना जाएगा। जैसे किन्हीं को इनको भी छायावादी माना गया, छायावादी, राष्ट्रवादी ऐसे माना जाता है। जो राष्ट्र की बातें करते हैं, छायावादी बातें करते हैं, ऐसे ही इन सब में सिंपल एक वर्ड याद रख लेना कि निराला जी है छायावादी, मतलब छाया, समझ गए, ठंडे। और अपने जयशंकर प्रसाद भी बहुत बड़े इंटरेस्टिंग है इसमें स्टोरियाँ भी, ये भी इनमें मैंने बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बनाई। ये इस बार मुझे पक्का मोस्ट लग रहा है, इस बार ये ज़्यादा मोस्ट आने की चांस है। इनमें से कुछ आए हुए भी हैं, बता दूंगा कौन कौन से आए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद में क्या है कि इनमें मैंने स्टोरी बनाई है आपके यहाँ, बहुत तगड़ी स्टोरी बनाई यहाँ पर। और ये जिसने याद कर ली ना, जितनी भी रचनाएं हैं यही आपके इफेक्ट डालेगी वहाँ, हर किसी को याद नहीं होगी, भूल जाओगे। इसलिए मैंने इस पर थोड़ी ट्रिक बनाई है, बस आप इन भावनाओं को समझते हुए चलना है। जैसे मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूँ तो जयशंकर प्रसाद की सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य कृतियों की। तो देखो काव्य कृतियाँ कहाँ हैं? काव्य कृतियाँ इनकी आंसू, लहर, झरना, चित्राधार। अब मैं आपको थोड़ी ट्रिक बताता हूँ कि आंसू कैसे बह रहे हैं, एक लहर में, एक झरने की तरह। आंसू लहर में बह रहे हैं एक झरने की तरह। और फिर जब आंसू बह जाते हैं, जब रुक गए, तो उसके बाद में आंसू बन गए, मतलब आंसू के चित्र बन गए। कहाँ पर? फेस पर। इसका मतलब ये कि आंसू, लहर, ठीक है, और झरने की तरह, और चित्राधार मतलब चित्र बन गए। और ये जितनी भी बातें, घटनाएं घटित हुई, ये कब होती है? जब प्रेम होता है, नसंस प्रेम पथिक। तो ये बहुत इजीली याद रह जाएगी कि प्रेम जब होता है या फिर प्रेम के अंदर ये सारी घटनाएं होती है। आंसू, लहर,
झरना, ठीक है, और फिर उसके बाद में चित्र, जो मतलब चित्राधार, ठीक है, और ये कब, प्रेम पथिक। तो हो गई, अपना काम हो गया, काव्य संग्रह याद हो गई। अब ये बातें अपन ने करी, ठीक है, लेकिन ये बात किसी किसी को सही नहीं लग रही। अभी मेरी बातें भी किसी किसी को सही नहीं लग रही होगी कि ऐसा थोड़ी होता है, कोई ज़रूर थोड़ी, हाँ ज़रूर नहीं है। यही बात इनको चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री और अजातशत्रु, इन्होंने क्या कि एक घूंट अटका ली थी, ठीक है, ध्यान से समझना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री, अजातशत्रु ने एक घूंट ले ली थी, और एक घूंट लेने के बाद उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं, ये जो ऊपर जो भी हुए थे आंसू लहरें, कुछ नहीं, सब नाटक है, ये सब क्या है, नाटक है। इसका मतलब जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हो गए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, और एक घूंट लेने के बाद उन्होंने कहा कि सब नाटक है। याद हो गए, अपना काम बन गया। फिर इन्होंने घूंट तो ले रखी थी, और घूंट हालांकि लेना नहीं चाहिए, तो घूंट लेने के बाद इनका माइंड उतना काम कर नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा यार अजीब अजीब सी बातें करते हैं, आपको पता ही है। इन्होंने कुछ कहानियाँ बनाई, ठीक है, कहानियाँ कहने लग गए, क्या कि आंधी, कहानियाँ मतलब कहानियाँ कहते रहे, आपस में बातें करते रहे कि यार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहा कि आंधी, छाया, या आकाश, या इंद्र, इन सबको पुरस्कार मिलना चाहिए। इन सबको क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। किसने कहा ये, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, राजश्री, अजातशत्रु, इन्होंने एक घूंट लेने के बाद में ये कहा कि इन सबको क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार। ये क्या कही, इन्होंने ऐसी कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली कि आंधी, छाया, पूरा आकाश से रिलेटेड, आंधी, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, इन सबको क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये हो गए इनकी कहानियाँ, आंधी, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार आदि, ठीक है, ऐसा मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा हाँ यार मिलना तो चाहिए, बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। फिर उनका अपन भी कुछ लिखते हैं यार, अपन को भी कुछ मिलेगा, तो इन्होंने भी कुछ उपन्यास लिखे, और एक घूंट ले रखे, तो उपन्यास का नाम भी दो कितने शानदार रखा। इन उपन्यास लिखा और उसका नाम रखा कंकाल, तितली, समझ रहे हो। तो इन्होंने उपन्यास लिखा कंकाल और तितली। ये कुछ टेक्निक है, इस मेरी बातों को साइड में लिख लेना, या फिर इस वीडियो को एक दो बार और देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। वरना अगर रटने लग गए तो आज तो याद हो जाएगा, कल वापस भूल जाओगे, लेकिन ये स्टोरी अगर फीलिंग दिमाग में फिट कर ली तो कभी नहीं भूलोगे। कैसे कि वापस देखो कितना ईजी है। इन्हीं काव्य कृतियों से लेके इतने सारे नाम एक साथ कम से कम 15 के करीब हो गए, कितना ईजी है, 12-15 हो गए, ये बड़ी बात है। और वो भी एक स्टोरी टाइप में ईजिली याद रह जाएंगे कि आंसू, लहर, झरना, ठीक है। फिर चित्र वाला बनाया था मैंने अपना, चित्राधार, ये सब कब, प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम जब होता है ये सारी बातें होती है। फिर इनको नाटक नजर आए, नसंस नाटक किनके, जयशंकर प्रसाद के। नाटक इनको लगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु और राजश्री को। इनका एक घूंट लेने के बाद उनका ये सब नाटक है, नसंस ये इनके नाटक हो गए। फिर इनको दिमाग में आया कि पुरस्कार मिलना चाहिए, किसको, आंधी को, छाया को, आकाशदीप को, इंद्रजाल को, इन सबको पुरस्कार मिलना चाहिए, ये याद हो गए। फिर उन्होंने कहा कि यार इनको तो पुरस्कार मिल जाएगा, अपन भी कुछ लिखते हैं। इन्होंने उपन्यास लिखा, उपन्यास का क्या नाम रखा, कंकाल, तितली, समझ पा रहे हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे करोगे तो बहुत मज़ेदार है। और महाकवि जयशंकर प्रसाद जन्म बनारस के प्रसिद्ध सुहानी गांव, बनारस भी यूपी में पड़ता है, ये भी यूपी के हैं, परिवार में हुआ। इन्होंने छायावादी, ये भी छायावादी, ये भी छायावादी, वैसे जयशंकर प्रसाद छायावादी, निराला जी छायावादी, ठीक है। और ये कवित्री आपको पता चल गया राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, सक्रिय सेनानी, स्वतंत्र संग्राम की है तो राष्ट्रवादी हो गई। और अपने नागार्जुन साहब है, ये तो आधुनिक कवि है, ये मॉडर्न है, ठीक है। तो ये बातें लिखना ज़रूरी है। छायावादी काव्य प्रवर्तन किया, ये कवि के साथ महान चिंतक और दार्शनिक भी थे, ठीक है। और भारतीय संस्कृति को गौरवपूर्ण और उज्ज्वल पक्ष का इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। और महाकवि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इन्होंने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास आदि लिखे जो नीचे अपने पढ़ ली। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे पढ़ोगे तो पूरे 4 नंबर चैलेंज है और बहुत इफेक्ट डालेंगे। जितनी सारी रचनाओं के नाम लिखोगे कम से कम 3-4 तो लिख ही देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई थिंक आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब 2 और बचे हैं, सूरदास जी और तुलसीदास जी, बस। हाँ अब देखो, हाँ एक बात और बता दूं कि जो निराला जी तो था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो 2019 में पूछा गया था, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना, वहाँ आगे लिख लेना 2019। और ये है ना तुलसीदास जी, तुलसीदास 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक है, फिर भी अपन को पढ़ना तो है,
ठीक है, इन दोनों के बारे में इजी से याद करा देता हूँ, फिर अपने काव्य खंड के जितने भी परिचय थे शानदार तरीके से अपने कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि अब है सूरदास और ये तुलसीदास। सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे, तुलसीदास जी राम के भक्त थे। मोटा मोटी एक लाइन याद हो जाएगी तो इजी पड़ेगा। मेन चीज़ ये देखो कि भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासना वाले संत कवि सूरदास का जन्म विक्रम संवत बहुत पहले की बात है 1540 में आगरा व मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम में माना जाता है ऐसा अंदाजा है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत पुराना है। तो रुनकता गांव में इनका जन्म माना जाता है। और ये भी देखो कहाँ के हैं, यूपी के, क्योंकि आगरा और मथुरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये तो मैं कह रहा हूँ सारे यूपी के हैं लगभग, तुलसीदास जी भी यूपी के, ठीक है। तो रही बात याद किस पे रहेगी, निराला जी अपने बंगाल के हैं और अपने नागा साहब जो नागार्जुन वो बिहार के हैं, बाकी सब मोस्टली यूपी के हैं। समझ गए, तो बड़ा इजी है याद करना जगह का नाम। अब दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूँ, हाँ, कि जैसे आपको एग्जैक्ट जगह याद ना रहे, जैसे ये बांदा जिला राजापुर गांव, कोई बात नहीं, गलत मत लिखना, तुक्के तो मारना ही नहीं है, एग्जाम में याद रह जाता है गांव का नाम तो ठीक है, वरना उत्तर प्रदेश तो याद रख लेना, ये इतना से याद रख लेना। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी कि सिर्फ 2 नागार्जुन जो बिहार के हैं और त्रिपाठी निराला जी पश्चिम बंगाल के हैं, बाकी सब उत्तर प्रदेश। ईजी है, तो ये ध्यान रखना। अब ये भी यूपी के अंदर पड़ता है, तो आगरा और मथुरा के बीच में रुनकता गांव माना जाता है इनका, सूरदास जी का। ये फिर हुआ क्या था कि इनको भी घर वालों ने निकाल दिया था कि कोई मूल इनके जो नक्षत्र थे वो सही मैच नहीं कर रहे थे तुलसीदास जी के, तो इन्होंने तुलसीदास जी को क्या करा, सूरदास जी को क्या करा, घर से निकाल दिया। माता पिता ने इनको नहीं चाहा, तो फिर ये इससे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं व्यतीत दुखी हुए, तो फिर वो घर से निकल गए। लेकिन वो बातें लिखने की जरूरत नहीं होती, इतना सा लिखना है कि विरक्त होकर मथुरा के पास गहू घाट पर रहते थे, क्योंकि नंबर 2 में ही लिखना है, कोई पेज नहीं भरना वहाँ पर। तो गहू घाट पर रहते थे, यहाँ इनको मिल गए गुरुजी, विनय के पास रहते थे और विनय के पद गाते थे, सॉरी, गहू घाट पर रहते थे और विनय के पद गाते थे। विनय का पद मतलब जैसे दोहे वगैरह होते हैं वैसे ही पद गाते थे। और वहीं पर इनकी मुलाकात किनसे हुई, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य ने एक संप्रदाय चलाया था, एक सेक्ट चलाया था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं संप्रदाय को, सेक्ट। उसका नाम था वल्लभ संप्रदाय। आप जो बड़े हो जाओगे तो कॉम्पिटेटिव जब तैयारी करोगे तो संप्रदाय पढ़ोगे, सेक्ट पढ़ोगे कि वल्लभ संप्रदाय है ना। ऐसे ही जैसे विष्णु भी एक संप्रदाय है जो भगवान क्या नाम जम्बेश्वर जी ने चलाया था, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेक्ट चलाया था इन्होंने भी, ठीक है। तो महाप्रभु ने वल्लभाचार्य गुरु मिले इनके, उन्होंने वहाँ इन्होंने दीक्षा ली मतलब उनसे गुरु बनाया उनको, तो उनसे जो भी शिक्षा दीक्षा ली। और अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर, जो गुरु जी ने निर्देश किया उसकी पालना तो करता ही शिष्य वही है जो गुरु जी की पालना करे। तो वल्लभाचार्य के निर्देश में इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं की विविध राग रागनियों के आधार पर पदों की रचना की, मतलब दोहे वगैरह लिखे, किन पर, कृष्ण जी की लीलाओं पर, ठीक है। और किसके कहने पर, इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के कहने पर, ठीक है। फिर अब इनका याद करना बड़ा इजी है कि महाकवि सूरदास ने श्रीमद् भागवत गीता जो हैं उनकी कथाओं को ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में रचित पदों की गुम्फित करने का प्रयास, गुम्फित मतलब बदलने का, कन्वर्ट करने का, ब्रज भाषा में रचित पदों को कंप्लीट करने का या फिर बदलने का प्रयास किया। किसको, श्रीमद् भागवत जो गीता है या श्रीमद् भागवत की जो कथाएँ हैं उसको। ईजी है। और फिर इनके जो ग्रंथ याद करना बड़ा आसान है, जो इनका नाम है वैसे ग्रंथ है। इनका सबसे फेमस जो ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, वह सूर सागर। तो सीधी सी बात है, सूरदास जी है तो सूर सागर बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। सूर सागर प्रमाणिक अति उत्कृष्ट ग्रंथ इनका माना जाता है। और इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं भी जैसे सूर सारावाली, साहित्य लहरी, ठीक है, जो मतलब इनके नाम से सूर सारावाली, साहित्य लहरी, ऐसे याद रह जाएगी सूरदास जी की। ये इजी सा था जो आपको 2 मार्क्स के अंदर अगर आ जाए तो ये आपको लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2019 में निराला जी आ चुके हैं, वो भी याद रखना, ठीक है। अब है तुलसीदास जी, जो 2 बार पूछा जा चुका, लेकिन पढ़ना फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम में हाँ क्या पता आ जाए, लेकिन आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इतना रिपीट सेम क्वेश्चन नहीं होता। यह है गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्ति, ये तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति काव्यधारे का सबसे अग्रणी या प्रसिद्ध कवि माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ,
1589 में, ये दोनों ही 1500 भी है, मतलब 16वीं सेंचुरी वैसे तो 16वीं शताब्दी, क्योंकि 1500 के बाद में 16वीं शताब्दी मानी जाती है। तो 1540 में इनका और 1589 मतलब 89 में इनका हुआ। इनका कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। और ये भी राम बोला के रूप में भटकते रहे। राम बोला के मतलब भाई भगवान की राम की भक्ति की, तो राम बोला के रूप में भटकते रहे, राम बोला के रूप में भटकते रहे। और बाबा नरहरिदास का आश्रय मिला, दोनों को ही गुरु मिले, ऐसा मान लो। सूरदास जी को जो गुरु मिले वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने वो जो वल्लभ संप्रदाय चलाते थे, कृष्ण की भक्ति के लिए इन्होंने कहा, तो इन्होंने कृष्ण लीलाओं काम किया। इनको गुरु मिले नरहरिदास का आश्रय मिला, और वहाँ से इन्होंने राम भक्ति का जो मार्ग है वो अपनाया, ठीक है। और इन्होंने यूज कौन सी भाषा करी थी? ब्रज भाषा। इन्होंने कौन सी भाषा? अवधी भाषा, ठीक है। इन्होंने अवधी भाषा के साथ में ब्रज भाषा, ब्रज तो दोनों की है लेकिन अवधी को साथ में और जोड़ना है। ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के साथ में ब्रज भाषा में भी काव्य रचनाएं की। इन्होंने तो ओनली फॉर ब्रज भाषा में, सूरदास जी ने, इन्होंने अवधी की अवधी भाषा प्लस ब्रज भाषा, याद रह जाएगा। और अब ये राम के भक्त हैं। किनके भक्त हैं? राम के। तो राम जैसे राम में नाम होता है वैसे इनके ग्रंथ के नाम है, इसलिए मैंने जानबूझ के वो ही लिखे जो इनके नाम में भी अपन को 3-4 लिखने। रामचरितमानस राम से, राम लल्ला नहचू राम से, रामाज्ञा राम की आज्ञा यानी रामाज्ञा राम से, जितने भी नाम है फिर तो इजी याद रह जाएंगे ना, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीका है याद करने का। दूसरी बात ये राम, ऐसा सोचना कि राम वाले तुलसीदास जी के, कृष्ण जी वाले सूर्य, सूर्य नाम से सूरदास जी वाले, बाकी उन 4 में तो ट्रिक है ही शानदार, ठीक है। अब जितनी भी वली है लास्ट में, जितनी भी लास्ट में वली हैं वो सब की सब तुलसीदास जी की है। वो कौन सी वली? मतलब बड़ी की मात्रा, तुलसी में भी बड़ी की मात्रा। जितने भी वली हैं वो तुलसीदास में हैं। कैसे? प्रश्नावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो गीतावली 2 हो गए, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भगवान के तो कृष्ण के क्यों नहीं, कृष्ण जी के भी तो हो ही सकते हैं ऐसी को बात, लेकिन ज़्यादा राम भक्ति थी। जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि याद रह जाएंगे। जितनी भी वली थी, प्रश्नावली जो मैथ्स में होती है, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, बड़ा इजी है। दोहावली, 2 मंगल याद रह जाए तो वो भी कर लेना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। फिर इनकी भक्ति का जो मूल लोक संग्रह माना जाता है वो था, मूल जो लोक है, मूल हुआ है वो लोक संग्रह और लोक मंगल माना जाता है। मतलब लोगों को ध्यान में रखते हैं ऐसा, लोक संग्रह और लोक मंगल की भावना रहा इनका जो मूल है। मतलब इनका जो मेन जो अर्थ है भक्ति का वो लोक संग्रह है या फिर लोक मंगल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, फिर भी आपको ये पढ़ना है। तो काव्य खंड के जो 6 न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आपके कवि परिचय या लेखक परिचय कुछ भी पूछे, या फिर इनकी प्रमुख रचनाएं पूछे, इनके उपन्यास कुछ भी पूछे, वो इन नोट्स के बाहर तो नहीं जाएंगे। शानदार, जिसने मेरी बात को मानते हुए पढ़ लिया उसके ये 4 नंबर पक्के हैं, 2 नंबर तो ये पक्के हो गए। अब एक वीडियो और डाल दूंगा जो आपके काव्य खंड का होगा, 2 नंबर वो, 4 नंबर डन। मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना बस। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट से, मुझे एलर्जी है स्क्रीनशॉट नहीं लिखें, क्योंकि मैं इतना लिखने, आपको पता है हर चीज़ लिख देता हूँ, दिन में 100-150 पेज लिख देता हूँ। आपको भी लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखने से स्पीड बढ़ेगी, हैंडराइटिंग बढ़ेगी, बहुत बेनिफिट है। लिखा करो, आलस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। ओके।